dash shows overall output generated at a given level of input. लेवल ऑफ इनपुट फिक्स है और आउटपुट बताना है. हाँ सी है. डैश शोज ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट. इनपुट पता है और टोटल आउटपुट क्या होगा. कॉस्ट फंक्शन नहीं है वो आंसर की. कॉस्ट फंक्शन होता है शोइंग रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. ये रिलेशन बिटवीन आउटपुट जनरेटेड एंड लेवल ऑफ इनपुट है, तो दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. आइसो कॉस्ट फंक्शन होता है showing same level of cost by employing different combination of two factors. Okay, different combination of two factors. Marginal rate of substitution ये भी नहीं है आंसर. आंसर क्या है? डी है. आइसोक्वांट इज इक्वल टू प्रोडक्शन लाइन्स. आइसोक्वांट क्या होता है? आइसोक्वांट वी हैव डन दिस, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज आइसोक्वांट. सी है, आइसोक्वांट होता है कि हम लोग है ना से कैपिटल एंड लेबर. से कैपिटल मतलब मशीन. अभी हम लोग को एक रोड बनाना है सपोज, तो हम लोग एक मशीन और 500 वर्कर यूज कर सकते हैं. 2 मशीन और 300 वर्कर यूज कर सकते हैं. 3 मशीन और 200 वर्कर यूज कर सकते हैं. तो इससे होगा क्या कि ये सबसे रोड बनेगा. इधर भी रोड सेम लेवल आएगा प्रोडक्शन. ये रोड बनाना है उतना ही रोड बनेगा. 3 मशीन और 200 लेबर्स चाहिए. तो दिस इज सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. एंड दिस इज व्हाट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. अब हम लोग इसके एम्प्लॉय करेंगे. क्या हमको रोड बनाना है तो 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 1 और 500, 2 और 300 और 3 और 200. तो ऐसा कर्व बनेगा. इसमें क्या है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन. एक कॉम्बिनेशन एक है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये लेबर है, और ये तीसरा कॉम्बिनेशन है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स showing same level of production. okay, इसमें प्रोडक्शन सब में सेम मिलेगा. 1 मशीन 500 वर्कर, 2 मशीन 300 वर्कर, 3 मशीन 200 वर्कर. ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, और ये एक कॉम्बिनेशन. लेकिन सब में इक्वल एक ही बात बनती है. तो दैट इज कॉल्ड आइसोक्वांट कर्व. अब इसमें क्या आंसर होगा? इट इज प्रोडक्शन लाइन. नो, व्हाट इज इट? इट इज प्रोडक्ट लाइन. कि प्रोडक्ट लाइन है. फॉलो दिस. हाँ कि नहीं? हेलो, the marginal product curve is above average product curve when an average product is increasing. marginal किसके ऊपर है? एवरेज के ऊपर है. तो एवरेज बढ़ेगा ना तब तो. एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स can be explained in terms of increasing returns to scales
can be expressed in terms of. Fourth one, increasing return to scale can be explained in terms of. Now, increasing returns to scale are because economies are more than diseconomies. Advantages are more than disadvantages. अब एडवांटेजेस होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज, external and internal diseconomies, external economies and internal diseconomies, again same, and D all of the above. Now see, the appropriate answer, most appropriate answer is this A. There are economies, then you have internal scales. It may be internal, increasing returns to scale. There may be external economies are economies advantages which are enjoyed by all. Internal which are enjoyed by a particular firm only. So, but increasing returns are due to what? Economies, फायदे. And isoquant is dash to the isocost line at equilibrium point. The answer is tangent. The answer is tangent. Isoquant is dash to isocost line at equilibrium point. The answer is tangent. क्या होता है सुनो, ये isocost line थियरी में हमने डिस्कस की थी. सी ये है ना, ये कॉस्ट लाइन होती है isocost line, showing same level of cost with different combination of factors of production. ये खर्चा है. अब है ना, ये सपोज आइसोकॉस्ट लाइन है के ए बी, ये अलग अलग आइसोकॉस्ट कर्व है. तो ये इस लाइन पे खर्चा फिक्स है. उस फिक्स खर्चे में हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करेंगे विथ अ given cost. We would like to achieve highest level of production. तो वो हो जाता है क्या, वहां पे टेंजेंट होता है. कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट वो टेंजेंट होती है उसको, कर्व को. Isoquant is dash to the isocost line at equilibrium points. Actually, isocost line is tangent to isoquant. ऐसा होना चाहिए. The answer is tangent. Okay, पूछना चाहिए. Isoquant is, cost line is tangent to isoquant. Quant तो कर्व होता है, वो tangent कैसे हो सकता है? Okay, at the point of intersection. कॉस्ट इज टेंजेंट. सो ये थोड़ा उल्टा पूछा है, लेकिन इसका आंसर सी है, सी ही माना जाएगा. एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ये किया हमने पहले. ओके, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज increasing variable cost, decreasing marginal cost, increasing marginal cost. diminishing returns मतलब क्या, आउटपुट स्लो बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट कम नहीं होगी. आंसर इज सी. इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो
marginal product is below average product of labor, it must be true that मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से भी कम है तो एवरेज फॉल होगा. एवरेज क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, नहीं. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, नो. एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग. दिस इज द ट्रू आंसर. Law of variable proportion is valid when only one input is fixed and all other are variable. All factors are kept constant. या नहीं होगा. All inputs are varied in some proportion. तो ये तो returns to scale हो जाएगा, ये long run हो जाएगा, ये market period हो जाएगा. All factors are constant. Only one input is fixed and all other are variable. या one is variable and all other are fixed. Okay. एक को चेंज करेंगे तो ये क्या होता है? आंसर ए होगा 9th का. Increase in all input leads to less than proportional increase in output is called. Increase in all input leads to less than proportionate input increase in output. मतलब आउटपुट कम बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है. इट इज राइजिंग स्लोली. तो आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ये ऑप्शंस है. हमारा आंसर क्या आएगा? बी है. आउटपुट स्लो बढ़ रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है ना. ऑल इनपुट लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट. Consider the following combinations of inputs and outputs. ये कॉम्बिनेशन है. लेबर 5, ओके, और ये 10. तो ये एक बढ़ा. लेबर 6 हो गया और कैपिटल 12 हो गया. तो ये देखो ये 20% बढ़ा है. 5 का 6 हो गया और 10 का 12 हो गया तो 20% हो गया. इट मीन्स दीज आर राइजिंग इन प्रपोर्शन. 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16 में प्रपोर्शन हो रहा है. और आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट सीधा 1 का 2 हो गया. तो आउटपुट डबल हो गया. क्या इनपुट डबल हुआ है? नो. इनपुट डबल से भी कम है. आउटपुट इज राइजिंग एट अ फास्टर रेट. So what do we call this story as? क्या आ गया स्टोरी? इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. क्या है वो? नहीं, कांस्टेंट नहीं है. यहां पे देखो क्या प्रॉब्लम है. ये इनपुट है दोनों, ये रिटर्न्स टू स्केल है. स्केल बढ़ाई जा रही है. 5 का 6 है तो 1 है. 5 10 तो 1 होता है. तो 6 12 तो यहां पे 1.2 होना चाहिए ना. 5 का 5 और 10 है तो 1 है. तो यहां पे 6 12 1.2 होना चाहिए. यहां पे अगर 6 और 12 2 है तो 7 और 14 के लिए 3 तो बहुत ज्यादा हो जाता है. इट इज राइजिंग बाय 50%. आउटपुट राइजिंग बाय 50% है कि नहीं? यहां पे कहां 50% बढ़ा है? 50 बढ़ा है क्या यहां पे? नहीं. तो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. आंसर चेंज कर दो. इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ओके, फॉलो दिस. 12th one. During second stage of law of diminishing return, second stage में MP fall होता है. MP and AP are decreasing. TP is MP and TP is maximum. MP maximum नहीं होता है. MP तो गिर रहा होता है. फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम होता है, फिर गिरने शुरू होता है. MP and AP are decreasing. AP is negative नहीं, TP is negative. गलत बात. तो आंसर क्या है? हाँ, हो सकता थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि MP is decreasing, AP is rising. थोड़ी देर के लिए होता है, पर उसके बाद when MP becomes below AP, AP also starts falling.
कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। 0 ये तो हमने बहुत बार किया है। व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 लेबर्स आर एम्प्लॉयड? टोटल आउटपुट 180 आएगा। 13 का आंसर सी है। ओके है ना। फिर व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटीज है ना, इज प्रोडक्शन। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर ऑब्टेन्ड बाय। एक्सटर्नल इकोनॉमीज फर्म्स जब एक्सपांड करती है तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती है कि जब सब फर्म एक साथ काम करती है तो सबको एडवांटेज होती है। एक ही जगह पे पूरी इंडस्ट्री आ गई है, सब कपड़ों के उद्योग एक ही जगह पे हैं, तो लोकलाइजेशन की वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज सभी के लिए होती है। दे आर एंजॉयड बाय ग्रुप ऑफ फर्म्स। कौन एंजॉय करता है? एक अकेली फर्म एंजॉय नहीं करती है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, सबको फायदा होता है। वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर हो जाती है, उस एरिया में लेबर अवेलेबल होता है, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड प्रोसेस वाले काम होना शुरू होता है, स्पेशलाइज होने लगता है अगर एक एरिया में एक इंडस्ट्री लोकेट हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, neither A or B, any economic activity at a point of time। ये आंसर है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स हर जगह एप्लीकेबल होता है, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर एप्लीकेबल टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेबर फोर्स वांट्स मोर फैसिलिटी, लीजर, बेनिफिट्स, all of the above। labor force wants more facility, leisure, benefits, ये all of the above आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लेबर, हाँ ये तुम लोग all of the above डी आंसर दे दो इसको। ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन इज एनालाइज्ड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में ना, शॉर्ट रन में क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स और वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं उसको। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स अकर्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्पेशलाइजेशन, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है? टू स्केल, स्केल बढ़ाना मतलब सब इनपुट्स बढ़ाना एक साथ। तो चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट। तो यू हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फायदे होते हैं, एडवांटेज। स्पेशलाइजेशन होता है, वो भी एक फायदा ही है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली यूटिलाइज्ड, सो ऑल दिस आर एडवांटेजेस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन, आंसर 20 का डी है। अभी हमने किया सी, दूसरी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आफ्टर अ लिमिट। ओके, और यहाँ पे आफ्टर अ पॉइंट था, आफ्टर अ पॉइंट या एट अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट के टाइम, अ पॉइंट ऑफ टाइम। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ indivisibility of factors of production। Okay, you do B and C। Okay, this answer is B and C। Okay, indivisibility of factors है ना, यूजुअली शॉर्ट रन में आता है। हमने यहाँ पर भी बोला था क्योंकि ये दोनों था, A और B था, तो फिर हमको करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। जो एडवांटेज होती है ना, वो शॉर्ट रन में होती है। लॉन्ग रन में तो सब फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इंडिविजिबिलिटी का इतना महत्व नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमको अप्रोप्रिएट आंसर डी लग रहा था ना, हमने डी किया। 22 when output increases by decreases by 20%,
ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट्स by how much? 20%. आउटपुट डिक्रीजेस बाय 20% और इनपुट्स इंक्रीज बाय, तो क्या इंक्रीजिंग रिटर्न्स है? नो, डिक्रीजिंग रिटर्न्स है नहीं, कांस्टेंट रिटर्न्स है नहीं, नन ऑफ द अबाव, नेगेटिव रिटर्न्स है। क्या ये नेगेटिव? डिक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं है। डिक्रीजिंग क्या होता है कि इनपुट 20 बढ़ा, आउटपुट 18 बढ़ा, 17 बढ़ा, 20 से कम बढ़ा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। ये 20 होगा और ये 17 होगा तो डिक्रीजिंग होता है, लेकिन ये तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है इनपुट, तो नेगेटिव रिटर्न है। आंसर इज नन ऑफ द अबव। What is the total product when what is the total product when two laborers are hired according to table given below? What is the total product when two laborers are hired? So answer is 580. Okay, 350 and 230. Which function shows relation between input and output? Answer is production function. The law of diminishing return is applicable in diminishing return is applicable only in manufacturing. Sorry, external economies are enjoyed by large producers only. As the firm expands, by all the firms, external economies are enjoyed by all the firms. सबको एडवांटेज होता है. Law of diminishing returns is applicable only to manufacturing, only agriculture, neither in agriculture nor in industries. All economic after a point, है ना? Okay? ये तीसरी बार आया ये. The concept of return to scale is related with returns to scale is related with long period. किससे related होता है ये? Long period. Production activity in short period is analyzed with the help of the law of variable proportion. Okay. Law of returns to scale is long run. Which of the following is the reason for working of law of increasing returns? Increasing returns क्यों होते हैं? Fuller utilization of fixed factors, indivisibilities of factors, greater specialization of labor, and last is all of the above. The answer is all of the above. External economies are achieved through foreign trade only, superior managerial skill, extension of transport and credit facilities. See, external economies are enjoyed by all. तो फॉरेन ट्रेड का तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे क्या मतलब उसका? सुपीरियर मैनेजरियल स्किल, वो तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एडवांटेज होगा ना, सबको थोड़ी होगा. एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी, ये सबको मिलेगा. अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो सभी को रोड बनेगा तो सबको मिलेगा फायदा. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स विच इज एंजॉयड बाय ऑल. द आंसर इज सी. ओके. एक्सटर्नल 23 इन द फर्स्ट, वापस 23 समझाने का रिक्वेस्ट है. इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ. नाउ वेरिएबल प्रपोर्शन में शॉर्ट रन में स्टार्टिंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट. फास्ट बढ़ता है ना प्रोडक्शन. ओके. हाँ, फिर नेगेटिव रेट. 1 and 2 का करोगे? हेलो.
कहाँ तक हो गया था? 29 तक ना। प्रोडक्शन एक्टिविटी 32 हो गया। हाँ 32 external diseconomies arises due to diseconomies. Now 32 external diseconomies arise due to growth of ancillary industry. ये तो फायदा है ना, high cost of technologies, increase in price of factor of production. Now external diseconomies मतलब जो disadvantages सबको आ जाता है, तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज तो नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज ये तो फायदा है अगर कनेक्टेड इंडस्ट्री बन जाते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कभी कभी डिमांड बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो ये आंसर सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके ओके, क्योंकि एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि एक ही जगह इंडस्ट्री होती है ना, तो वहां पे फैक्टर बहुत महंगा मिलने लगता है। कभी कभी पहले स्टार्टिंग में फैक्टर मिलने लगता है बहुत ज्यादा तो अच्छा होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि इसको बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है तो उसका भाव बढ़ जाता है बहुत। प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, प्योरली इकोनॉमिक रिलेशन, both economical and technical relation. Now here A is the most appropriate. Technical relation between input and output. Economical ने हम पैसे की बात ही नहीं करते उसमें। The concept of return to scale is related to, return to scale is related to long run. क्या है? Return to scale is related to long run period. In Cobb-Douglas, in Cobb-Douglas production function, two inputs are first labor and land and labor, labor and capital, capital and entrepreneur. Cobb-Douglas की फॉर्मूला हमने की हुई है, वो है लेबर एंड कैपिटल। क्या है? लेबर एंड